टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टीडीएस। गवर्नमेंट कहती है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट का पैसा खा सकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है अगर आप कमाते हो तो जो परसेंटेज बनता है इनकम टैक्स का वो आप हमें भी दो, लेकिन सरकार को पता है हर कोई टैक्स देगा नहीं, और सरकार को ये भी पता है कि हर किसी को हम ट्रेस भी नहीं कर सकते कौन कितना कमा रहा है। तो इनकम टैक्स को जिसको नॉलेज होगी वही तो इनकम टैक्स भरेगा। तो सरकार ने टीडीएस नाम से एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी जिससे सरकार को बहुत फायदा हो जाता है। अब टीडीएस का मतलब है कि जो कमाएगा वो टैक्स भरे ना भरे, जो पैसे दे रहा है उसी को हमने लायबिलिटी जिम्मेदारी दे दी कि आप जब इसको पैसे देना तो इसका एक कुछ परसेंटेज काट लेना, वही टीडीएस है। तो जहां से सोर्स होगा वहीं से आपका टीडीएस कट जाएगा। तो टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, एक तरीके से आपका टैक्स ही कट गया। लेकिन मान लीजिए कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे 10,000 के ऊपर टीडीएस है, 5,000 के ऊपर टीडीएस है ना। तो वहां पे तो फिर मान लीजिए कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने साल भर वही 10,000 कमाया था, 5,000 कमाया था, 20,000 कमाया था, तो आपका नुकसान हो गया। तो आप तो सरकार को बोलोगे 20,000 पर टैक्स लगाओगे क्या? तो सरकार ने इसका एक सिस्टम बना दिया कि अगर आपका टीडीएस कटा है और आपको लगता है कि मैंने साल भर इतना ही कमाया है, या सरकार ने एक लिमिट बना रखी है, उसे बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो अभी चल रही है 2.5 लाख, 2,50,000 है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो सबको माफ है। तो सरकार कहती है अगर आपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम कमाया है या उतना ही कमाया है तो फिर आप आईटीआर भरिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और टीडीएस क्लेम कर लीजिए, रिफंड मांग लीजिए। तो सरकार आपको रिफंड कर देगी। चाहे रिफंड करे या ना करे सरकार को, दोनों केस में फायदा है। अब आप बोलोगे सरकार ने ले लिया और वापस कर, सरकार को क्या फायदा हुआ? सरकार ने उस पैसे का यूज कर लिया, इतने टाइम तक वो पैसा सरकार के हाथ में रहा तो सरकार ने उसका इस्तेमाल किया और आपको फिर दे दिया। और लेट टीडीएस देने पे ब्याज के साथ आपको पैसे मिलते हैं। एक सिस्टम है कि इतने महीने में आपका टीडीएस आ जाना चाहिए अगर आप टाइम से रिटर्न फाइल करते हो। रिटर्न फाइल की डेट क्या होती है? जो भी गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइल की डेट बताई है, जैसे मान लीजिए 31 जुलाई, जब आपका साल खत्म होता है 31 मार्च, तो जुलाई तक आपको टाइम मिलता है कि आप आईटीआर भर दीजिए। 31 मार्च की आईटीआर 31 जुलाई तक भर दीजिए। लेकिन उसके लेट फाइल करते हो तो अलग प्रोसेस हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपने टाइम से भर दी और आपका टीडीएस रिफंड बनता था। सरकार की तरफ से अगर डिले होता है तो आपको ब्याज के साथ पैसे मिलेंगे। तो सरकार को दो फायदे हो गए टीडीएस से। एक, सरकार को पैसा आ गया। दूसरा, सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिटेल्स आ गई कि कौन कितना कमा रहा है, कौन किस हेड से कमा रहा है ना। कितने लोग आईटीआर भर रहे हैं। तो आपने देखा होगा लोग आईटीआर कई उद्देश्य से भरते हैं। आईटीआर भरने के भी कई फायदे। कुछ लोग आईटीआर रिफंड के लिए भरते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, आईटीआर रिफंड, जैसे मेरा टीडीएस कट गया, भाई मुझे वापस चाहिए पैसे क्योंकि मैंने 2.5 लाख से ऊपर कमाया ही नहीं। या कंप्यूटेशन अगर करें तो टीडीएस मेरा इतना बनता है कि मेरा टैक्स बनता ही नहीं था, फिर भी गवर्नमेंट ने मेरा टीडीएस कटवाया, तो कोई बात नहीं, जो मेरे पैसे हैं मुझे वापस दे दिया। एक पर्पस आईटीआर का। दूसरा, आईटीआर से बिजनेस लोन मिलने में आसानी होती है। कभी आप फ्यूचर में बैंक से लोन ले जाओ तो आईटीआर बैंक आपसे मांगता है ताकि आपकी इनकम को वो जान सके। और हर जगह आप डिटेल अपनी झूठी दे सकते हो, इनकम टैक्स में डिटेल झूठी कोई नहीं देता, क्योंकि वहाँ आपका जेन्युइन पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, आपका एड्रेस लगता है, आपका बैंक डिटेल वहाँ पे जाती है, आप किस हेड से कमाते हो, सैलरी है आपकी, बिजनेस है आपका, वो डिटेल आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो लोग इसलिए भी भरते हैं। और अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आपका बिजनेस है, तो आईटीआर मस्ट है, फिर आईटीआर आपको भरनी भरनी। तो जो हम अकाउंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो हम टैली कोर्स कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर में डेटा बना रहे हैं अकाउंट्स का, उसका भी यूज क्या है? उससे भी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बनेंगे और उन्हीं के बेस पे कंपनी बैलेंस शीट जाती है। आईटीआर उसी के बेस पे भरी जाती है। ये कंपनी की बात नहीं, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी हम बात करें, मेरा और आपका बिजनेस है अगर, तो इसी बेस पे लोग क्या भरेंगे, अपनी आईटीआर भरेंगे। क्योंकि प्रॉफिट तो बताना पड़ेगा ना कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया, आपकी सेल कितनी है, आपकी परचेज कितनी है, आपका रेवेन्यू क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है, ठीक है।
तो दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको टैली अकाउंट्स तो चाहिए। अकाउंट्स फिर हम अपने डेटा से लेते हैं जो हम पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टीडीएस, इनकम टैक्स। मान लीजिए आपकी क्लास आज से इनकम टैक्स शुरू हो गया, बट इनकम टैक्स में जो पार्ट है उसका टीडीएस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमने अभी तक क्या सीखा, बैकग्राउंड में हमने क्या सीखा, टीडीएस क्या है, सरकार को क्या फायदा है, जिसका टीडीएस कटा है उसको क्या करना चाहिए। अब सरकार ने बहुत सारे नियम बना दिए ताकि टीडीएस में कोई गलती ना हो, कोई किसी का नाजायज पैसा ना काटे, कोई किसी का पैसा काट के सरकार को ही जमा कराए, कहीं और ना ले। इसमें फ्रॉड भी हो सकता है, पहले होते थे अब कम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास काम करते हैं, आप मेरे पास काम करते हैं, मैं आपको पैसे तनख्वाह देता हूँ, कुछ भी देता हूँ आपको, और मैं आपको टीडीएस के बहाने कुछ पैसे काट लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ 500 रुपये बनते हैं, मैं 400 रुपये दूंगा, क्योंकि 100 रुपये क्या काटना पड़ता है, टीडीएस। अब आपको नॉलेज नहीं है टीडीएस क्या है कैसा नहीं है, तो सरकार ने नियम बना रखे, टीडीएस आप तभी काटोगे जब आपका 10 नंबर होगा, 10 नंबर के लिए अप्लाई करो। टीडीएस उसी का काटो उसके पास पैन नंबर होगा, उसके लिए पैन नंबर होना चाहिए। टीडीएस काटने वाले को जिसका काटा है उसको सर्टिफिकेट देगा कि मैंने आपको इस हेड में इस नियम के तहत टीडीएस काटा है। टीडीएस का जो पैसा है सरकार को हर महीने जमा करना है, हर महीने जो अभी आपने टीडीएस काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख तक सरकार को जमा कर देना, अपने हाथ में रखना पैसा। और क्वार्टरली रिटर्न जाती है, क्या जाती है, क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली बोले तो अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर हो गया, तो अप्रैल मई जून जैसी खत्म हो जाएगा, सरकार को आप बताओगे आने वाली 15 तारीख तक कि मैंने इतने रुपए का टीडीएस काटा है, इतने रुपए का, और इतने रुपए मैंने आपको जमा कराए, यानी डिटेल दोगे आप। अब पेमेंट कैसे होती है, मंथली। जैसे मान लीजिए दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में हम जिसको पेमेंट करेंगे, टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, एप्लीकेबिलिटी जिस पे होगी, फिर सरकार को हम 7 तारीख तक पैसा जमा कर देंगे। मैं अपने हाथ में नहीं रह सकता, तो टीडीएस के नियम बना दिए गए, लेट काटना, गलत काटना, काट के जमा ना करना, इन सब पे भारी पेनल्टी लगाई जाएगी, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम, ठीक है। तो हमें टीडीएस से पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कहाँ कहाँ टीडीएस कटता है जो आपको ऑफिस में यूज होगा, क्योंकि आपके बॉस को भी टीडीएस की नॉलेज नहीं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अपने बॉस को बताएंगे कि सर ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं इस पार्टी को, इसमें इतना % टीडीएस एप्लीकेबल है, तो जब भी हम पेमेंट करें इसका इतना % टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, इतना पैसा हमें सरकार के अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है। तो अब हमें बस यही पढ़ना है कि टीडीएस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। एक बार ओवरऑल अगर देखें तो हम वहां पढ़ेंगे, देखिए बहुत बड़ा टीडीएस चैप्टर है, लेकिन हम इतना ज्यादा ना पढ़ के उतना पढ़ेंगे जितना हमारे ऑफिस यूज में हो जाए। फिर जब आप फैमिलियर हो जाओगे टीडीएस के, तो आप खुद ही अपने आप को अपडेट कर लोगे कि यहाँ भी टीडीएस कटता है, इसमें भी टीडीएस एप्लीकेबल है, इसमें इतनी लिमिट है, ठीक है। कोई चीज को हल्का बताने का पर्पज ये है कि आप उसके बारे में खुद नॉलेज इकट्ठी करें, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये कोर्स 1-2 दिन महीने के नहीं है, ये बहुत बड़े वास्ट सिलेबस है, ये आदमी प्रैक्टिस से सीखता है धीरे धीरे। जीएसटी में आप एक बुक पढ़ने से जीएसटी एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे जब तक आप जीएसटी में काम नहीं कर लोगे 3-4 साल। इनकम टैक्स में अगर आपको थोड़ा इनकम टैक्स में पढ़ा दूं टीडीएस, तो क्या आज आप घर जाके बोलोगे मुझे टीडीएस पूरा आ गया। टीडीएस में आपने कुछ नहीं सीखा, अभी तो आपने सिर्फ समझा है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, केसेस होते हैं, जुडिशरी तक केस चला जाता है, कोर्ट कचहरी तक केस चला जाता है, वो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, ठीक है। तो टीडीएस में अब हम क्या शुरू करेंगे, कहां कहां कितने % से टीडीएस कटता है, ठीक है। तो लिखिए आप, नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट। देखो एक हमारे पास क्या होता है, देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 2 पार्टीज होती है टीडीएस में, एक को बोलते हैं हम पेयर और एक को बोलते हैं पे। एक और वर्ड से क्या जानते हैं हम, एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टिव, ठीक है। ये सिर्फ टर्म है समझने के लिए, इसमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। जो पर्सन पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीडीएस की लायबिलिटी किसके ऊपर लगाई है, जो पेमेंट करेगा।
जिसका टीडीएस कट रहा है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको सिर्फ पैसे रिसीव करने से मतलब है। हाँ, वो आईटीआर भर दे कब, जब ईयर एंड हो जाए और जब उसको लगे मुझे अपना पैसा रिफंड चाहिए। ठीक है, तो दो पार्टी क्या हो गई, डिडक्टर और डिडक्टिव। तो डिडक्टर वो हो गया जो टीडीएस काटेगा, डिडक्टिव कौन हो गया जिसका टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमने लिखा हुआ है 10। 10 के बारे में समझते हैं क्या होता है। 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, जिसको भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती है तो पहले उसको क्या लेना है गवर्नमेंट से, 10 नंबर लेना है। 10 की फुल फॉर्म क्या लिखी है मैंने, देखिए, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टीडीएस की तरह टीसीएस होता है, क्या होता है, टीसीएस। 15 मिनट में हम उसको पढ़ लेंगे, ज्यादा उसमें टाइम डिवोट नहीं करेंगे। टीसीएस जैसे टीडीएस क्या है, जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा, ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स है वहां पे गवर्नमेंट ने सेलर के ऊपर लायबिलिटी क्या डाल दी है कि जब आप सामान बेचना तो कुछ परसेंटेज टीसीएस के नाम से ले लेना। इसको गवर्नमेंट ने क्या बोला है, टीसीएस। तो इसलिए यहाँ पे दो वर्ड एक साथ है, डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। चाहे आप पे टीडीएस एप्लीकेबल हो या टीसीएस एप्लीकेबल हो, पहले आप 10 नंबर ले लो। आपको पता है जो लिक्वर खरीदते हैं लोग, शराब खरीदते हैं, उस पर टीसीएस भी चार्ज होता है। तो यानी जो सेलर है वो बायर से कुछ परसेंटेज क्या ले लेता है, टीसीएस ले लेता है। ये सरकार का एक तरह का जीएसटी काइंड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन हम अभी बात किसी कर रहे हैं, इनकम टैक्स में टीडीएस की कर रहे हैं। तो पहला हमने 10 नंबर समझ लिया, इसका मैंने प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, इसको आप आराम से एक बार हम जब कंप्यूटर बैठेंगे एक बार इसका प्रोसेस देखेंगे 10 नंबर के लिए कैसे कहाँ जाना होता है। ठीक है, तो 15 मिनट का ये आपका प्रैक्टिकल का सेशन है कि हम नेट पे लिखेंगे, एनएसडीएल की साइट पे जाएंगे और फॉर्म नंबर कौन सा भरेंगे दोस्तों, 49B। और जब हम भरेंगे तो हमें आएगा आप कौन हैं, एसएससी किस टाइप के हैं, किस लिए आप 10 नंबर चाहते हैं, आपका डेट ऑफ, मतलब जो डिटेल मांगेगा हम उसको एक बार सिस्टम पे देखेंगे। तो ये हमने पहले 10 नंबर ले लिया। अब 10 नंबर लेने के बाद हमारे पास 10 नंबर आ गया और अब हम एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे और टीडीएस काटेंगे। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स देख लीजिए बच्चों, टीडीएस के हमारे पास, मैंने आपको बताया जो टीडीएस काटेगा वो टीडीएस जिसका काटा गया है उसको फॉर्म इशू करेगा। तो फॉर्म के नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन का टीडीएस काट रहे हैं, मतलब जो आपके पास एम्प्लॉई है, तो टीडीएस जब काटेंगे तो उसको फॉर्म 16 देंगे। क्या देंगे, फॉर्म 16। सैलरी के अलावा अगर आपने टीडीएस काटा है तो उसको कौन सा फॉर्म देंगे, 16A देंगे। और एक सेक्शन हमारे पास होता है 16B, वो क्या होता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सेक्शन है 16B में, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है तो कौन सेक्शन कटेगा, कौन सा फॉर्म देना है, 16B। तो फॉर्म 16 हो गया सैलरी, फॉर्म 16B हो गया अदर देन सैलरी, और 16A एंड 16B मैंने लिंक शेयर किया ना, वो खोल लो एक बार ग्रुप में। 16B अगर आप सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, अगर आपने लैंड बिल्डिंग बेची है और बेची है तो जो पैसे दिए होंगे बायर ने तो टीडीएस काट के दिए होंगे, तो कौन सा फॉर्म देना है बायर को, बायर कौन सा फॉर्म इशू करेगा, 16B। ऐसे और भी फॉर्म्स हैं लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं मैंने आपको ये 3 बता दिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये टॉपिक 1-2 महीने के नहीं है, ये बहुत वास्ट है। एक एक सेक्शन पे गेम होती है, एक एक सेक्शन पे पेनल्टी है, एक एक सेक्शन को हमें रिकॉल करना पड़ता है। बट ऑफिस में आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें, एक प्रोफाइल हो सकती है टीडीएस की, समझ सकते हो, एक ही जॉब है, आपकी पूरी जिंदगी टीडीएस में कर सकती है कि मेरा काम क्या है, टीडीएस डिपार्टमेंट, मेरा टीडीएस काटना, टीडीएस की शीट बनाना, एक्सेल शीट बनाना, लोगों की सेक्शन सोर्सेस आइडेंटिफाई करना, ये प्रोफाइल। लोग पूरी जिंदगी एक्सेल पे काम करते हैं, मेरा काम क्या है, डेटाबेस का, एक्सेल पे ही काम करते हैं। मेरा काम क्या है, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, मतलब मेरा काम जीएसटी देखता हूँ, ऐसे अकाउंट चलती है। तो हमने सारे टॉपिक रखे हैं बट किसी को मैं इन डेप्थ नहीं करा सकता, आपके ऊपर जितना पूछना है पूछो, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, हमने डिडक्टिविटी देख ली और हमने फॉर्म देख लिए। अब हम यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों। एक मैंने हाईलाइटेड लिखा हुआ, पेज नंबर 3 पे आइए, पेज नंबर 3 पे आइए, और मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट लिखा हुआ, देखो। पहली बात, जो टीडीएस काटेगा उसके पास क्या होना चाहिए, 10 नंबर। जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, पैन नंबर। लेकिन सामने वाली पार्टी कह रही है जिसको टीडीएस आप काट रहे हो पैन नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पैन के लिए अप्लाई करो।
अब पता है आपको पेन कितने दिन में आ जाता है, कुछ एक्सपीरियंस है? पेन कितने दिन में आ जाता है? 15 दिन में आ जाता 3 दिन के अंदर पेन आ रहा है आपका। है। ऑनलाइन में आता है वो। ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन में क्या कर रहे हैं? 3 दिन। और अब इतनी ज्यादा स्पीडी काम हो रहा है इनकम टैक्स का, विद इन अ डे आपका पेन नंबर आ रहा है। तो पेन आपको सामने वाली पार्टी को बोलना है, आप पे टीडीएस एप्लीकेबल है, आप क्या मंगा लो, पेन नंबर अप्लाई कर लो। सामने वाली पार्टी फिर भी आनाकानी कर रही, तो टीडीएस में लिख दिया गया है, क्या लिखा हुआ है? टीडीएस इज मैंडेटरी फॉर पेयर बिफोर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अदरवाइज टीडीएस विल बी डिडक्टेड 20% और रेट स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज हायर। टीडीएस अगर सामने वाले के पास पेन नहीं है जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं, तो कितना काटेंगे? 20% से टीडीएस, या फिर जो रेट होगा जो ज्यादा होगा। मान लीजिए हमने कोई सेक्शन पढ़ा उसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी 5% है, तो 5% और 20% ज्यादा होगा, कितना काटेंगे? 20%। एक सेक्शन हम पढ़ेंगे वहां पे टीडीएस करता है 30%। क्या नाम है सेक्शन का? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस। कभी आप केबीसी में जाओ, डांस इंडिया डांस में, कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम में जाओगे, वहां से जीत के आओगे, 30% आप क्या कटेगा? टीडीएस। मतलब 1 लाख रुपए अगर राशि जीतते हो आप, तो 30,000 गवर्नमेंट ले लेगी आपसे टीडीएस के नाम से। तो वहां अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है, तो 30% वहां लिखा हुआ है और 20% व्हिचएवर इज हायर, 30%। ठीक है, तो पेन नंबर तो दोनों को चाहिए, पेयर और पेई। 10 नंबर किसको चाहिए? पेयर को, डिडक्टर जो है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए, सेकंड हेडिंग जो मैंने लिखी है, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला मैंने लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम डिविडेंड। फर्स्ट, डिविडेंड में चेंज आ गया। पहले क्या होता था, इंडियन कंपनी से मिलेगा अगर डिविडेंड आपको, तो टीडीएस नहीं करता था, यानी वो माफ होता था। पहले लगता था कंपनियों पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, पहले कंपनियों पर टैक्स लगता था, यानी जो कंपनी टीडीएस देती थी वो टैक्स गवर्नमेंट कंपनी पे लगाती थी। अब गवर्नमेंट ने सीडीटी माफ कर दिया कंपनी के हैंड्स में, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जिसको मिलेगा उसके हाथ में टैक्स लगेगा। तो टीडीएस अगर 5,000 से ऊपर मिल रहा है दोस्तों, तो कितना लगेगा टीडीएस रेट? 10%। यानी अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं और आपका टीडीएस मिलता है, सॉरी डिविडेंड मिलता है कितना, 5,000 या इससे ऊपर, तो कितना टीडीएस कट जाएगा आपका? 10%, मतलब 4500 रुपए मिलेंगे। सही बोल रहा हूं मैं? बाकी कहाँ कट गए? टीडीएस। अभी पहले टीडीएस पढ़ लेते, इसकी एंट्री भी सीखेंगे, जनरल एंट्री। ठीक है, फिर टैली में इसकी एंट्री करेंगे, फिर एक्सेल शीट बनाएंगे, टीडीएस का ऐसे थ्योरी प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तक एक प्रैक्टिकल आया हमारे पास, क्या? 10 नंबर का थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलो दूसरा है दोस्तों, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, सिक्योरिटी किसे बोलते हैं? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सिक्योरिटीज बोलते हैं। अगर आप यहाँ पैसा निवेश करते हैं और आपको सामने वाली कंपनी आपको क्या देती है? ब्याज देती है, और वो ब्याज अगर 5,000 से ऊपर, कितना टीडीएस दोस्तों? 10%। अब ये देखो, ये दोनों को नॉलेज होनी चाहिए। कल के दिन आप पैसा लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ टीडीएस लेवल के पैसे कम मिले। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ अकाउंटेंट, और वो कंपनी टीडीएस इंटरेस्ट दे रही है, सिक्योरिटी का दे रही है, तो आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो दोस्तों ध्यान से, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन का मतलब क्या लिखा है? जो ऊपर पढ़ा उसके अलावा। उसके अलावा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? बैंक से मिलता है या सर नो? पोस्ट ऑफिस से मिलता है, मिलता है ना? तो अगर आपको बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, 40,000 से ऊपर में कितना टीडीएस है? 10%। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर पे टीडीएस। ठीक है, और 5,000 अदर केस। अदर केस मतलब बैंक, पोस्ट ऑफिस से अलावा कहीं से अगर ब्याज मिलता है आपके जमा पैसे पे, तो 5,000 से ऊपर, सॉरी 5,000 के ऊपर टीडीएस। मेरी सरकार क्या चाहती है? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखो तो हम इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट आपको आपके हाथ में देंगे। बाकी में देखो ना, 5,000 पे टीडीएस काट लिया सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट 4 और 5 एक साथ देखेंगे। गेम, अगर आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी से होती है, क्रॉसवर्ड पजल से होती है, कार्ड खेलते हैं आप, या हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, वहां सट्टा, ये काइंड ऑफ सट्टा बाजारी होती है। ठीक है ना, यहाँ लोग तुरंत जीतना चाहते हैं, ये करके गेम है। तो कितना परसेंट टीडीएस है? 30% टीडीएस है, और लिमिट कितनी है दोस्तों? 10,000 के ऊपर ही टीडीएस है। बहुत इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस में यूज होता है। तो इसको पहले पढ़ा रहा हूं, इसको आप पहले कॉपी में लिख लेंगे। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट आया जो ऑफिस यूज के लिए, वो ये है 194C। इसका सेक्शन भी याद होना चाहिए हमें,
क्या सेक्शन है इसका दोस्तों? 194C। हालांकि ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको हेड, ये सबके सेक्शंस हैं। एक शीट में आपको शेयर कर दूंगा, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है। तो इफ यू कैन रिकॉल, इफ यू वांट टू रिमेंबर दैट सेक्शन, यू कैन रीड इट। ठीक है, Yes, sir. तो क्या नाम है इसका? क्या आ गया हमारे सामने? टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। Contractors. आप किसी से काम कराते हैं लेकिन वो पर्सन आपके पास नौकरी नहीं करता। Yes, sir. आजकल ऐसे काम बहुत होते हैं। आजकल आप जो काम करवाते हैं उसको कहते हैं आप मेरे घर से, मेरे पास 8 घंटे काम करे, क्या करेगा? जब बुलाऊंगा आ जाना, काम करके चले जाना। तो इस काम को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। तो सरकार ने नियम बना रखा है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं और उसको सिंगल पेमेंट एक बारी में 30,000 से ऊपर है तो टीडीएस काट के देंगे। और अगर एक बारी में 30 तो नहीं है लेकिन छोटा छोटा अमाउंट मिला के 1 लाख से ऊपर है दोस्तों, तो टीडीएस काट के देंगे आप। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, हम अभी करेंगे क्लास में अभी। Yes, sir. थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। सिंगल पेमेंट कितना टीडीएस? 30,000। Yes, और sir. अगर छोटी छोटी पेमेंट मिला के 1 लाख से ऊपर जा रही है तो कितना टीडीएस है? Yes, sir. 1 लाख के ऊपर टीडीएस है। ठीक है, अभी इस पर न्यूमेरिकल कराता हूँ। रेट कितना है सर? ध्यान समझेंगे, यहाँ पर रेट में थोड़ा दिमाग लगाना है। 1% काटना है अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो इंडिविजुअल एचयूएफ। कौन है वो? इंडिविजुअल और एचयूएफ। और 2% काटेंगे अगर कंपनी। पहले मैं यहाँ पर रेक्टिफाई कर दूं, शायद मैंने गलत बोल दिया होगा। जिसको हम पैसे दे रहे हैं सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी जो काम करने आता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो हम उसको कितना काटेंगे टीडीएस? 1% काटेंगे। और अगर सामने वाला कौन है? अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट वेंचर है, किसी और प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका कितना परसेंट काटेंगे हम दोस्तों? 2% टीडीएस काटेंगे। अब नीचे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट। नो टीडीएस इफ बिजनेस सामने वाले का क्या है? बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरिज, और उसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं। सामने वाला काम क्या करता है? प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरिज, सामान ढोते हैं काम करता है, टेम्पू चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, सब चलते हैं। उसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं। तो सरकार ने बोला सिर्फ टीडीएस मत काटो, बस वो क्या दे दे? अपना पेन नंबर आपको दे दे। जब आपका बिल बने उसका तो आपको पेन नंबर दे, तो सरकार जब जरूरत पड़ेगी उससे ट्रेस कर लेगी उसको कितनी पेमेंट गई। तो यानी इनके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है अंडर 194C। क्लियर है? बोलिए देवेंद्र। हो गया। देखिए 194C कॉन्ट्रैक्टर केस में 2 लिमिट याद रखनी है, 30,000 सिंगल पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट कितना? 1। देखिए हमारे पास 1 अप्रैल 2022 से, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म होगा? 31/3/2023। ये आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। Yes, sir. ठीक है, आपको इस फाइनेंशियल ईयर में याद रखना है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने सिंगल पेमेंट, सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा पे कर दिया, या छोटा छोटा मिला के कोई भी पेमेंट को जोड़ के पिछली सारी 1 लाख से इंक्रीज हो गई, तो आने वाले सब पे टीडीएस और पिछला सब पे टीडीएस। ये मनोरंजन बात है। पिछला मतलब जो जितनी पेमेंट चली गई ना उन सबको जोड़ के टीडीएस काटेंगे। अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं। देखिए आपको सिंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25, 29, 20, 10 इस पर कोई टीडीएस नहीं काटना। लेकिन सर हुआ क्या? एक बिल अप्रैल का 25,000, एक बिल अप्रैल के बाद मई का बिल 20,000, एक उसका बिल उसी पार्टी को हमने काटा 15,000, उसी पार्टी का जुलाई का बिल काटा 30,000। टोटल बताइए, ये सब अमाउंट है। 50, 60, 60, 30, 90। अभी तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही मैं दिसंबर में आया उस पार्टी को मैंने पेमेंट करे 45,000, टीडीएस लगेगा। टीडीएस लगेगा कहां लग गया? एक तो यहां लग गया, Yes, sir. 30,000 पे लग गया, तो 30,000 पे टीडीएस कटेगा और उसके बाद सब पे टीडीएस कटेगा। लेकिन यहाँ पे 1 लाख वाली लिमिट क्या कहती है? अगर आप 1 लाख लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहां से जब आप इसको पेमेंट करोगे तो अब तक का सारा जोड़ो
और टीडीएस इसी बिल पे काटे। अच्छा, ये है इशू। अभी तक आपने यहाँ पैसे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना 30 ना करके हम इसको 29 ले लेते हैं, मान के चलिए, ताकि एप्लीकेबिलिटी ना बने। अब जैसे ही मैंने 45 रुपए इसका बिल बनाया, अब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, जरा टोटल करिए कितना आ रहा है। 34 1,34,000 1,34,000 अमाउंट उसको देना है। लेकिन मैं अभी इसको कितना रुपए दे रहा हूँ, 45,000। पिछला तो दे चुका, तो मैं पहले इस टोटल पे निकालूंगा कितना परसेंट। मान लो सामने वाला कंपनी है तो 2% निकालूंगा। इसका 2% निकालिए, कितना आएगा, 134 का 2% निकालिए, ये आ रहा है 2680। कितना आ रहा है, 2680 आ रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा भैया, क्योंकि आप पे टीडीएस एप्लीकेबल हो गया, तो पिछली सारी पेमेंट्स को टीडीएस का जो अमाउंट बन रहा है मैं इसी में डिवाइड करके दूंगा। यानी आपको मैं 45,000 माइनस कितना दूंगा, ठीक है, 45,000 माइनस ये अमाउंट दूंगा। तो दिस इज 42,320। ये है टीडीएस का 194 सेक्शन। सिंगल 30,000 को टच हो गया, टीडीएस लग जाएगा। और वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। और अगर 1 लाख की लिमिट टुकड़े टुकड़े में 1 लाख टच कर गए, अब तक की सारी जो पेमेंट करी थी, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, सारी अमाउंट को जोड़ो और टीडीएस काटना शुरू कर दो। याद क्या रखना है, 1% किस पे, इंडिविजुअल एचयूएफ, और 2% किस पे, कंपनी पे। ये किसको देख रहे हैं, जिसको पैसा मिल रहा है, यानी पेई को। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट पे आइए, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। आपने देखा होगा लोग एलआईसी का एजेंट बन जाते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बन सकते हैं आप। उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th है। 12th आप पास कर लो, एक छोटा सा एग्जाम दे दो, एग्जाम में वो हेल्प भी कर देते हैं। आपके पास एजेंसी कोड आ जाएगा, और जैसी एजेंसी कोड आपके पास आ जाएगा, आप इंश्योरेंस का काम शुरू कर दीजिए। क्लाइंट्स बनाइए, उनका बीमा का डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, उनके दस्तावेज इकट्ठा कीजिए, कंपनी में जमा कराइए। इतना सा काम होता है। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन ये सारा काम कर सकते हैं। तो जो कंपनी आपको इंश्योरेंस का कमीशन देगी, उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कमीशन पे कितना टीडीएस है दोस्तों, 5%। और कितने रुपए से ऊपर, 15,000। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन अगर 15,000 से ऊपर मिल रहा है तो कितना टीडीएस कटेगा दोस्तों, 5%। क्लियर, 5% इंडिविजुअल एचयूएफ और अदर केस में 10%। मतलब अगर मैं एजेंट बन जाऊं तो कितना परसेंट कटेगा, 5। फैमिली मेरी बन जाए, एचयूएफ बिजनेस मेरा बन जाए तो 5, और अदर के केस में 10%। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कई लोग लॉटरी टिकट बेचते, इसको भी कमीशन मिलता है। उस पर भी सेम है, 5% का रेट और 15,000 की लिमिट। उसके बाद आपने देखा होगा लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं। ब्रोकरेज समझते हैं आप, दलाली किस चीज की, कंपनी के शेयर बिकवाते हैं, ब्रोकरेज कहलाती हो। तो ब्रोकरेज टर्म आई ही शेयर मार्केट से। दलाल स्ट्रीट तो नाम ही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, दलाल स्ट्रीट है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज का काम करते हैं तो अच्छा खासा कमाते हैं वो। तो आप खुद सोचो, ये जो लिमिट बनाई गई है, इसका मतलब सरकार को डाउट है ये लोग अच्छा खासा कमाते हैं और काम कुछ है नहीं, फिजिकल वर्क। जो लोग पैसा वैसा बताते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, वही दलाली तो होता है, उनको। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है 15,000 से ऊपर आपकी इनकम होगी तो 5% टीडीएस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया जो ऑफिस में यूज होगा, दैट इज 10th पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, टीडीएस ऑन रेंट। इसको मैं समझाता हूं, फिर आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान समझिए, 2,40,000 रुपए पर एनम से ज्यादा आपको रेंट आता है। रेंट मतलब किराया आता है। किस चीज का किराया, अगर आपने सामने वाली पार्टी को प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी तो 2% टीडीएस काटना है। और अगर आपको किराया आता है लैंड एंड बिल्डिंग से, फर्नीचर फिक्सचर से, तो 10% टीडीएस कटेगा। कौन काटेगा, जो किराया देता होगा। किसका काटेगा, जो मकान मालिक होगा या जिसने एसेट दिया होगा। तो जैसे मान लीजिए जितने एटीएम बैंक के खुले हुए, एटीएम सब किराए पे हैं, गलियों के बीच में किराए पे ही देना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर पे एटीएम दे देता है बैंक। तो जितना किराया, अगर उसका किराया साल भर का मल्टीप्लाई करके 240 से ऊपर बनता है
तो टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे 240 जोड़ना नहीं है, अंदाजा ही लगा लेना। एक बात बताओ, 240 अगर साल की बात है तो मंथली कितना होगा एवरेज? 12,000। 12,000 में मान सकता हूँ। 12 × 12 कितना होगा? 144। 144। थोड़ा और बढ़ जा दो, 20,000 कर दो। 20,000 × 12 कितना होगा? 12 दूनी 24 आ गया। यानी 12,000 एक एवरेज अमाउंट आ गया कि अगर एटीएम, अब 12,000 कुछ भी नहीं है, 20-25 रुपए आराम से मिलते हैं, छोटे से स्पेस के लिए बैंक देता है। तो यानी उस बैंक को अंदाजा लग गया कि अगर 25,000 रुपए किराया दे रहा हूं तो साल में 240 से ऊपर तो दे ही दूंगा। तो टीडीएस हर महीने काट के देगा आपको, बैंक देगा ना। बैंक आपको जितना किराया देगा, 240 का वेट नहीं करेगा वो, उसे पता चल गया साल भर में कितना चला जाएगा, 240 ऊपर चला जाएगा, तो टीडीएस आपका कटना शुरू पहले ही मंथ के रेंट से। ये ध्यान रखना है। 194I बोलते हैं सेक्शन को, 194I। टीडीएस ऑन रेंट एसेट्स पे 2,40,000 लिमिट, 2% और 10%। अब आप चलिए नेक्स्ट देखिए, 194I हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत से लोग नोएडा एनसीआर में क्या बेच रहे हैं? अपनी जमीन बेच रहे हैं। तो जमीन बेचने वाले को पैसे मिलेंगे और जो जमीन खरीदेगा उसको पैसे देने हैं। तो जो जमीन खरीदेगा उसको गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ऑन ट्रांसफर का मतलब सेल होता है, ठीक है, ट्रांसफर का मतलब सेल। अगर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पैसा देने वाले को चेक करनी है लिमिट 50 लाख। 50 लाख से ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटे कितना? 1% ऑफ टोटल वैल्यू। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म देंगे? मैंने ऊपर बताया था 16B देगा फॉर्म। कौन देगा बोलो? 16B। कौन देगा फॉर्म? देगा कौन देगा? सेलर। सेलर किसको? इशूड बाय बायर, आई एम सॉरी, इशूड बाय बायर टू सेलर ना, क्योंकि पेमेंट जो करता है वो टीडीएस काटता है। तो टीडीएस काटने वाला, जिसका टीडीएस काटे उसको फॉर्म इशू कर देगा 16B। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे दो चीज याद रखने वाली बात है। 50 लाख से कम का अमाउंट है तो टीडीएस नहीं काटना, और अगर वो लैंड जो बेची गई है एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है तो टीडीएस वहां नहीं है। किसानों के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं किया गया, वो कहां से बेचारा अपना पैसा रिफंड लेगा। अब आपको लग रहा है यहाँ पे कितना परसेंट टीडीएस? 1%। लेकिन 1% भी बहुत हो जाएगा ना। 50 लाख का 1% कितना होगा? 50,000। टीडीएस कम है 1%। एक किसान का 50,000 आपने टीडीएस काट लिया, उसे क्या पता आपने क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस नहीं है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको आप नोट करेंगे, प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब अपना बिल बनाते हैं और बिल बना के क्लाइंट को देते हैं और कहते हैं हमें पैसा दे दो। सरकार ने बोला है इन सबको जब पैसे दिए जाएं तो टीडीएस काट के दिया जाए। तो यहाँ पे दो चीज समझने वाली है, टेक्निकल फीस का पैसा मिलता है और नॉन टेक्निकल फीस का पैसा मिलता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो टीडीएस 2% है, नॉन टेक्निकल फील्ड में है तो टीडीएस 10% है। अमाउंट कितना है? 30,000। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, टेक्निकल कौन, नॉन टेक्निकल कौन? टेक्निकल कौन, नॉन टेक्निकल कौन? तो टेक्निकल का मतलब है जहां पे मैनुअल वर्क आ जाता है, जिसको सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन जब आप डिग्री के बेस पे काम करते हो तो आप नॉन टेक्निकल कहलाते हो। जैसे सीए, इंजीनियर, ये सब क्या है? नॉन टेक्निकल। मोस्टली आईटी फील्ड वालों को क्या माना जाता है? टेक्निकल लोग, ठीक है। तो डिग्री, प्रोफेशनल, इन सब लोगों पे कितना हो गया? 10% का टीडीएस। और 2% किस पे हो गया? जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर रिपेयरर, इन सबको क्या मानते हैं हम? टेक्निकल। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो रितेश। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा हिंदी में शब्द मुआवजा। सरकार आपसे जमीन लेती है, आपके खेत ले लेती है, आपका घर आ जाता है, सरकार कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, सरकार कोई प्रोजेक्ट है आपका, उसमें बीच में आपका घर आ रहा है, सरकार आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि ये कहीं और ले लो, हम आपको पैसा दे रहे हैं इससे 2 गुना 3 गुना।
तो जब भी आपका कंपलसरी एक्विजिशन होगा और मुआवजा मिलेगा और अमाउंट कितना है 2.5 लाख से ऊपर है तो कितना परसेंट टीडीएस है 10%। लेकिन सरकार फिर से कह रही है किसानों के ऊपर बर्बरता नहीं। क्या लिखा हुआ है? नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीकल्चर लैंड। किसान अगर आ रहे हैं, किसान की जमीन आ रही है, किसान का घर आ रहा है या एग्रीकल्चर लैंड आ रही है बीच में, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, उसको सारे पैसे दिए जाए। ठीक है, आई बात समझ? नेक्स्ट, टीडीएस ऑन सैलरी। अब यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है? स्लैब रेट। क्या मतलब सर स्लैब रेट का? तो स्लैब रेट हम डिस्कस करेंगे। स्लैब रेट होती है, एक लिमिट बनाई गई सरकार ने कि 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे स्लैब। तो ये समझ लीजिए आप स्लैब रेट। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, इसे बोलते हैं सीनियर सिटीजन, तो इनकम टैक्स में क्या बोला गया है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 तक 10%, 20% और 10 लाख से ऊपर वही 30%। मतलब सरकार ने क्या कर दिया है? थोड़ा थोड़ा रियायत दे दी है। तो यहाँ पे स्लैब रेट का मतलब क्या हुआ? जो स्लैब सिस्टम बनाया गया उसमें आपको उतनी माफी दी जाएगी। ठीक है, तो सैलरी में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सैलरी में टीडीएस तब काटेगा आपका एम्प्लॉयर जब उसको लगेगा कि आपकी सैलरी मंथली कर करके सालाना उस लिमिट को क्रॉस कर रही है, इसमें टैक्स बनता है। क्लियर है विकास? ये नया सेक्शन आया, इसका बड़ा विद्रोह हुआ, मोदी गवर्नमेंट को बहुत सुनाया गया। क्या? ईपीएफ पे टीडीएस। ईपीएफ पे टीडीएस वैसे होना भी नहीं चाहिए, बट सरकार को बहाना मिल गया। क्या लिखा हुआ देखो, ईपीएफ विड्रॉवल। अगर आप अपना पैसा निकालते हैं, ईपीएफ कटता है ना, आप सैलरी, कभी आपने सुना हो ईएसआई पीएफ का पैसा कटता है। एक हम क्लास करेंगे, सैलरी शीट बनाएंगे, उसमें हम समझेंगे। ईएसआई पीएफ आपकी क्लास का टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, तो 50,000 से ऊपर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपका क्या कटेगा? तो आपका टीडीएस कट के मिलेगा। ईपीएफ कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? 10%। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर लेस देन 5 ईयर्स। दोस्तों, ईपीएफ के विड्रॉवल पे तभी टीडीएस है जब एम्प्लॉय 5 साल से कम में ही पैसा निकाल रहा है। यानी सरकार कहना चाह रही है कम से कम 5 साल रहने दो, उसके बाद निकालना तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे आप। और दूसरी बात, अमाउंट कितना निकाल रहे हो? 50 या तो कम निकाल लो तो टीडीएस नहीं है। बाकी मैंने एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ, देखो क्या है ये। In case you have worked for less than 5 years and plan to withdraw your EPF, you can do so, but don't forget to fill Form 15G along with permanent account number. Feel rest assured TDS will not be deducted. सरकार कहती है 5 साल तक मिनिमम काम कर लो, और अगर आपको लगता है ईपीएफ पे विड्रॉवल पैसा ना करे तो एक फॉर्म होता है, उसको हम ऑनलाइन भरते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्म 15G। उस फॉर्म को अगर आप भर देंगे, पैन नंबर डाल देंगे, तो सरकार आपका टीडीएस नहीं कटवाएगी, यानी आपका टीडीएस माफ हो जाएगा, आप अमाउंट पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट ऑन डेट एंड बॉन्ड्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स बोला जाता है। 2500 से ऊपर अगर आपको पैसा मिलेगा तो कितना टीडीएस है? 10%। नेक्स्ट, इसका भी विद्रोह हुआ था एलआईसी। एलआईसी की हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, फिर हमें हमारा पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं सम एश्योर्ड। अगर सम एश्योर्ड आपको कितना है? 1 लाख से ऊपर है तो आपको कितना मिलेगा? 5% कट के मिलेगा, 5% टीडीएस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान सुनिए, ओनली व्हेन प्रीमियम पेड इज ग्रेटर देन 20% सम एश्योर्ड। एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एलआईसी के मैच्योरिटी अमाउंट पे टीडीएस तभी है, राजेश, रितेश, जो हम प्रीमियम पे करते हैं। तो एलआईसी के विड्रॉवल पे एक चीज लिखी हुई है कि जो आपका 5% टीडीएस कटेगा और अमाउंट 1 लाख से ऊपर मैच्योरिटी होगा तभी कटेगा। उस पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या? ओनली व्हेन प्रीमियम पेड इज ग्रेटर देन 20% सम एश्योर्ड। मान लीजिए आपने बीमा कराया, आपको पता है बीमा में प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है? आपके सम एश्योर्ड। आप कंपनी को बोलते हो, कंपनी आपसे पूछती है कितने का कवर चाहिए, 5 लाख का कवर, 10 लाख का कवर, 20 लाख का कवर, आपको मैच्योरिटी पे कितना चाहिए उस हिसाब से आपका क्या तय होता है? प्रीमियम। जो मंथली आप देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, मंथली भी देते हैं कुछ लोग क्वार्टरली देते हैं, कुछ लोग छमाही देते हैं, कुछ लोग एनुअल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने 1 लाख का क्या करवाया? कवरेज, और आपका 20% प्रीमियम है, यानी 20,000, तब एप्लीकेबल है सम एश्योर्ड पे टीडीएस, वरना नहीं। एक बार और समझो आप, 5 लाख का मैंने क्या कराया? बीमा, सम एश्योर्ड। 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। तो मेरा प्रीमियम 1 लाख नहीं जाना चाहिए, उससे कम होना चाहिए।
सरकार कहना चाह रही है आप तुरंत पैसे नहीं बना सकते, मोटा प्रीमियम नहीं दे सकते, देना है तो टीडीएस कट के मिलेगा जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। क्लियर है? चलिए, जो भी एक खिलाड़ी आते हैं या कोई भी एसोसिएशन आती है जिसपे हम क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो लिखा हुआ है पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, कोई विदेशी खिलाड़ी आएगा या कोई विदेशी एसोसिएशन आएगी तो कितना भी उसको आप पे करोगे 1 रुपया भी तो टीडीएस काट के दोगे, क्योंकि वो हमारे पास तो वापिस आएगा नहीं, वो तो कमा के चला जाएगा, तो हमें हमारा टैक्स चाहिए। तो कितना परसेंट टीडीएस है? 20%। ठीक है। 190 एक और सेक्शन आ गया, पेमेंट टू कमीशन। कोई भी अलग तरीके से आपने कमीशन कमाया जो ऊपर हमने पढ़ा, ब्रोकरेज के अलावा, लॉटरी के अलावा, इंश्योरेंस कमीशन के अलावा, और 50 लाख से ऊपर अमाउंट है तो कितना परसेंट टीडीएस है? 5%। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको आप नोट कर लेना और आज हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। लास्ट सेक्शन, और ये नया सेक्शन है, क्या नाम है? कैश विड्रॉवल पे टीडीएस। ध्यान सुनिए सभी लोग, कैश विड्रॉवल पे टीडीएस है। कैश बहुत निकालते हैं आप, हमने सुना है आपके 15-20 अकाउंट हैं और आप सबसे 50-50 रुपए निकाल लेते हैं, तो कैश विड्रॉवल पे सरकार क्या ले आई? टीडीएस। अब आप ये बोलोगे टीडीएस कटेगा कैसे? क्या 2 नोट कम निकलेंगे? नहीं, आपके अकाउंट से कट जाएंगे एज अ टीडीएस। बैंक वालों को बोला गया है इसकी लिमिट चेक कर लो और इसके अमाउंट से टीडीएस काट लो अकाउंट से। क्या लिमिट? ध्यान से देखो, इन द प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स फ्रॉम बैंक, सब अकाउंट से मिला के जितने आपके खाते हैं, क्योंकि अकाउंट होल्डर तो एक ही है ना, नाम तो एक ही होगा, पेन तो एक ही होगा, 2% टीडीएस कटेगा। कितना परसेंट कटेगा? 2%। लिमिट क्या है देखिए, विड्रॉवल अमाउंट अगर 20 लाख से ऊपर है, कितना है विड्रॉवल अमाउंट? 20 लाख से ऊपर है, और जो निकाल रहा है नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जिसने 20 लाख से ऊपर पैसा निकाला उसने पिछले 3 सालों में कोई आईटीआर नहीं भरी, तो कितना परसेंट टीडीएस है? 5%। लेकिन अगर वो पर्सन क्या कर देता है, पिछले 3 सालों से आईटीआर भर रहा है, यानी सरकार की नजर में है, तो उसके लिए लिमिट कितनी दी गई है? 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस। और कितना है रेट? 2%। अच्छा, वो 1 करोड़ रियायत देख रहे हो आप? रियायत अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपको 1 करोड़ तक की लिमिट हम दे रहे हैं, और टीडीएस का रेट भी कम कर रहे हैं। कितना परसेंट? 2%। अदर केस में अगर आईटीआर नहीं भरते तो 20 लाख से ऊपर पे ही टीडीएस है, और 2% का रेट है 5 का, 5% का। और ध्यान सुनो, यहाँ पे 194C मत लगा देना, जितना ज्यादा निकालोगे उस पर टीडीएस है बच्चों, जितना एक्सेस निकलेगा ना उस पर टीडीएस है। ध्यान समझ रहे हो? 20 लाख लिमिट है ना, तो 21वें लाख 22वें लाख पर जो एक्स्ट्रा निकालोगे उस पर पूरे पर मत काट देना। ध्यान समझना? 20 लाख के बाद लगेगा। हाँ, 20 लाख के ऊपर का जो अमाउंट एक्स्ट्रा निकाला होगा उस पर टीडीएस लगेगा, उतना टीडीएस आपका बैंक काटेगा। मतलब 2 तरीके से, एक ये ऐसे मंथली होकर के, टोटल की बात मैं कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ। इकट्ठा कोई 20 लाख तो निकालता नहीं है, ठीक है ना? 50,000 निकाला, 60,000 निकाला, 1 लाख निकाला, निकालते निकालते मेरे पास 20 लाख की लिमिट टच हो गई, तो 20 लाख के ऊपर जो आप निकालोगे उस पे टीडीएस, क्योंकि पूरे 20 लाख का पालन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 20 लाख 1 करोड़ क्या है? छूट का अमाउंट। ठीक है, मैंने स्टार डाल के लिखा भी है, टीडीएस टू डिडक्ट इन एक्सेस ऑफ लिमिट नॉट फुल अमाउंट। ये हमारा टीडीएस यहां तक हुआ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो बाकी सेक्शन इंपॉर्टेंट बचे। ठीक है।